कहानी की शुरुआत में हम डोंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे हर दिन जिम में 300 लैप्स करना पड़ता है क्योंकि स्कूल के कुछ अमीर बच्चे उसे रोज बुली किया करते और अगर डोंग 300 में से एक भी लैब मिस करती तो उसे पनिशमेंट के तौर पर गरम रॉड से जलाया जाता। दरअसल बुली गैंग की लीडर का नाम जीन है जिसके पेरेंट्स काफी ज्यादा अमीर है और उनकी फैमिली गिने चुने पावरफुल लोगों में से एक है। बुली करते समय डोंग को जितना ज्यादा तकलीफ होती जीन को उतना ज्यादा मजा आता। जीन और उसके साथियों ने डोंग को इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि उसके शरीर पर हर जगह चोटों के निशान थे। एक दिन डोंग परेशान होकर अपने क्लास टीचर के पास कंप्लेन करने पहुंच गई, लेकिन टीचर उल्टा उसे ही कहता है कि बुली करने पर हाथ या पैर टूटते हैं, लेकिन डोंग का कुछ भी फ्रैक्चर नहीं हुआ, इसीलिए वो डोंग की कंप्लेन लेने से मना कर देता है। ये सुनकर डोंग को टीचर पर गुस्सा आ गया, इसीलिए वो टीचर को भला बुरा कहने लगी क्योंकि टीचर को उसके शरीर के घाव नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन डोंग के इंसल्ट करने पर टीचर भड़क गया और उल्टा डोंग को ही पीटने लगा। अब डोंग के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो पुलिस को बुला लेती है और जिनकी कंप्लेन करती है, लेकिन जिनकी मॉम पुलिस को रिश्वत दे देती है, जिसके बाद पुलिस वालों ने बच्चों की लड़ाई का छोटा मोटा केस बनाकर केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जिनकी मॉम अमीर होने के साथ पावरफुल भी है, लेकिन डोंग के कंप्लेन करने की वजह से जीन और उसका ग्रुप काफी ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो लोग डोंग से बदला लेने उसके घर तक पहुंच गए। तभी जिन को डोंग के घर पर कपड़े प्रेस करने की आयरन दिखाई दी, तब उसके दिमाग में डोंग को टॉर्चर करने का खतरनाक आइडिया आता है और अगले सीन में हम डोंग की चीखें सुनते हैं। कहानी में आगे हम डोंग को एक छत पर खड़ा देखते हैं। वो जीन और उसके ग्रुप के टॉर्चर से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोचती है, लेकिन मौत का डर उसे वापस खींच लेता है और वो छत से कूद नहीं पाती। डोंग समझ गई थी कि ना तो वो मर सकती है और ना ही चैन से जी सकती है, इसीलिए वो बेचारी रोने लगी। आगे डोंग ने फैसला कर लिया कि वो स्कूल छोड़ देगी, इसीलिए वो स्कूल से ड्रॉप आउट लेने के लिए कंप्लेन बनाती है और अपने उसी क्लास टीचर को देती है जिसने उसे असॉल्ट किया था। डोंग की एप्लीकेशन में जीन और उसके ग्रुप के टॉर्चर के बारे में लिखा था। टीचर को पता था कि अगर स्कूल के डायरेक्टर ने वो कंप्लेन देख ली तो शायद उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो डोंग से उसकी एप्लीकेशन ले लेता है। लेकिन अगले ही पल जीन की माँ को बुलाकर उसे डोंग के बारे में बताता है कि डोंग ने एप्लीकेशन में उसकी बेटी का नाम लिया है। जिसके बाद वो लोग डोंग की माँ को मीटिंग के लिए बुलाते हैं और उसे अच्छा खासा पैसा देते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि डोंग की माँ एक लालची औरत है जिसे पैसों के आगे कुछ नहीं दिखता, इसीलिए वो खुद कंप्लेन में स्कूल छोड़ने का कारण बदल देती है और उस पर साइन भी कर देती है। आगे डोंग जब घर आती है तब उसे उसकी एप्लीकेशन की एक कॉपी मिली जिसमें लिखा था कि डोंग स्कूल में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। अब बदली हुई एप्लीकेशन देखकर डोंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने ही उसके साथ विश्वासघात किया है, इसीलिए बेचारी डोंग जोर जोर से रोने लगी क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जिस पर वो भरोसा कर सके या तो उसकी मदद कर सके। लेकिन डोंग को तभी रियलाइज हुआ कि उसे खुद को बदलना होगा और खुद के लिए लड़ना सीखना होगा, इसीलिए वो खुद स्कूल में अपने बुलीज को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर की बजाय एक कॉन्फिडेंट था। वो अपनी सबसे बड़ी दुश्मन जिन से कहती है कि अब से उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है और वो है जिन को बर्बाद करना। अब कहानी 20 साल आगे जाती है और हम जिन को देखते हैं। वो एक बड़े से न्यूज चैनल में वेदर रिपोर्टर बन गई थी। आगे हमें पता चला कि जिन ने यंग नाम के एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली और अब उसकी एक बेटी भी है, मतलब जिन की जिंदगी पूरी तरह से सेट थी और वो अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थी। कहानी में आगे हम डोंग को देखते हैं और वो भी काफी बड़ी हो चुकी थी और वो तब से ही जिन की हर एक्टिविटी पर नजर रख रही थी, जिसके लिए उसने जिन के घर के पास एक घर रेंट पर ले रखा है। डोंग हर रात सबसे छुपकर जिन के घर के बाहर रखे डस्टबिन को चेक करती थी ताकि उसे जिन के खिलाफ कुछ सबूत मिल सके, लेकिन अब तक उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक दिन डोंग हमेशा की तरह जिन के घर के बाहर के ट्रैश बिन को चेक करने जाती है। तब जिन की मेड जिसका नाम कैंग है वो डोंग को रंगे हाथ पकड़ लेती है। तब डोंग कैंग से ये सब जिन को बताने से मना करती है, जिसके लिए वो कैंग को पैसे भी देने तैयार थी, लेकिन कैंग ने पैसे लेने से मना कर दिया। कैंग कहती है कि उसे डोंग के पैसे नहीं चाहिए और ना ही वो किसी को डोंग के बारे में बताएगी। कैंग कहती है कि उसे डोंग के बारे में कुछ नहीं पता कि वो हर रात क्या ढूंढने आती है, लेकिन वो फिर भी डोंग की मदद करना चाहती है। तब डोंग समझ गई कि कैंग उससे कुछ और मांगना चाहती है, जिस पर कैंग बताती है कि बदले में डोंग को कैंग के हस्बैंड को जान से मारना होगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि कैंग का हस्बैंड एक बुरा आदमी है जो उसे और उसकी बेटी को बुरी तरह पीटता है।
अब हम डोंग और कैंग को एक कार में बैठा देखते हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी बीती जिंदगी के बारे में बताते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब से वो दोनों मिलकर काम करेंगे। तब डोंग उन 5 पुलिस की फोटोज दिखाती है जिन्होंने डोंग को काफी टॉर्चर किया था और उनकी वजह से डोंग को अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। इसीलिए डोंग कैंग से उन सभी की छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा करने कहती है। तब कैंग अपने काम पर लग गई। वो सबसे पहले अपनी मालकिन जिन पर नजर रखना शुरू करती है और डोंग को बताती है कि जिन अपनी बेटी को अक्सर आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाती है। तब अगले दिन डोंग उस क्लिनिक के पास पहुंच गई और उसे पता चला कि वहाँ कलर ब्लाइंड लोगों का इलाज किया जाता है। अब जिन्हें कलर ब्लाइंड नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जिन्हें भी ये बीमारी होती है वो लोग गिने चुने कलर को छोड़कर किसी भी कलर को पहचान नहीं पाते और ये बीमारी ज्यादातर खानदानी होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। ये देखकर डोंग को याद आया कि जब वो स्कूल में थी तब उन 5 बुलीज में से जून नाम का एक लड़का कलर ब्लाइंड था और स्कूल में जो भी जून को इस बीमारी की वजह से चिढ़ाता था जून उसकी बुरी तरह पिटाई कर देता था। लेकिन जून की इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए डोंग मियोंग नाम के आदमी के पास गई। मियोन उन 5 बुलीज में से एक था जो अब जून के लिए काम करता है और यहाँ हमें पता चला कि मियोंग के अच्छी तरह काम करने के बाद भी जून हमेशा उसकी इंसल्ट करता और उसे पीटता रहता जिससे मियोंग भी तंग आ चुका था। डोंग मियोंग को बताती है कि उसके पास मियोंग के बॉस जून का एक सीक्रेट है जिससे वो जून को ब्लैकमेल करके उससे काफी सारे पैसे कमा सकता है, लेकिन इसके लिए मियोंग को पहले डोंग की मदद करनी होगी। तब मियोंग भी मान जाता है क्योंकि वो खुद जून की हरकतों से तंग आ चुका था। आगे मियोंग डोंग को जून के कुछ बालों का सैंपल ला कर देता है क्योंकि डोंग जून और जिन की बेटी का डीएनए टेस्ट करना चाहती थी। मतलब अब डोंग को जिन की जिंदगी को नर्क बनाने की वजह मिल गई। वही मियोंग को लग रहा था कि वो डोंग की मदद कर रहा है इसीलिए डोंग उससे बदला नहीं लेगी, लेकिन डोंग ने उसके लिए भी काफी कुछ सोच रखा था जो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। आगे जिनकी मेट कैंग को एक बहुत ही खास बात पता चली कि जिनकी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है उसका डायरेक्टर गे है जिसका अपने ही ड्राइवर के साथ अफेयर चल रहा है। बस फिर क्या था, डोंग वो सारे फोटोज लेकर स्कूल के डायरेक्टर के पास पहुंच गई और उसे ब्लैकमेल करके स्कूल में जिनकी बेटी की क्लास टीचर बन गई। लेकिन डोंग का असली टारगेट जिनकी बेटी नहीं बल्कि उसका हस्बैंड यंग था जिसे एक खास तरह का बोर्ड गेम खेलना बहुत पसंद था। वो गेम एक तरह का जुआ है लेकिन डोंग को वो गेम खेलना नहीं आता, इसीलिए वो जीव नाम के लड़के की मदद लेती है जो डोंग के कॉलेज में था और उसे वो गेम खेलना आता है। तब डोंग जीव से दोस्ती करती है और उस गेम को अच्छी तरह से सीख कर उसमें मास्टर बन जाती है। डोंग को पता था कि जीव उसे पसंद करता है लेकिन डोंग का मकसद कुछ और था, इसीलिए वो बोर्ड गेम सीखने के बाद जीव से दूरी बना लेती है क्योंकि उसकी जिंदगी में अब प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी। वो बस किसी भी कीमत पर अपने बुलीज से बदला लेना चाहती है और इसके लिए वो किसी भी फीलिंग को बीच में नहीं आने देना चाहती। आगे डोंग एक क्लब में जाती है जहां लोग दूर दूर से वही गेम खेलने आते हैं। वहां जाकर डोंग क्लब के ओनर के साथ वही बोर्ड गेम खेलती है और हर गेम में $200 की शर्त लगाती है। डोंग को हर गेम में जीतता हुआ देखकर जिन के हस्बैंड यंग का ध्यान उस पर जाता है और न सिर्फ वो डोंग के गेम से इम्प्रेस होता है बल्कि वो डोंग को पहली नजर में ही पसंद करने लगा था। अब घर जाने के बाद यंग उसी गेम की प्रैक्टिस करता है क्योंकि अब उसे जानना था कि डोंग हर गेम को इतनी आसानी से कैसे जीत लेती है। और यहाँ हमें पता चला कि यंग फ्यूचर में वो गेम डोंग के साथ खेलना चाहता है क्योंकि अब डोंग उसके दिमाग में पूरी तरह से घर कर चुकी थी। लेकिन अगले दिन यंग जब उस क्लब में पहुंचा तब डोंग उसे कहीं नजर नहीं आती, इसीलिए वो उदास होकर वहां से जाने लगा। लेकिन तभी डोंग उसे क्रॉस करते हुए क्लब में एंट्री करती है और एक बार फिर डोंग को इतने करीब से देखकर यंग के होश उड़ गए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यंग को डोंग के साथ गेम खेलते हुए देखते हैं और ये सब डोंग के प्लान का हिस्सा था। तब गेम खेलते हुए यंग पूछता है कि डोंग जीने के लिए क्या करती है, जिस पर डोंग बताती है कि उसका काम बड़े लोगों को अपने जाल में फंसाकर गेम में हराना है जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। आगे डोंग बताती है कि उसे ऐसा करना पसंद नहीं और वो ये सब मजबूरी में करती है। अब यंग को काफी सारे गेम में हराने के बाद डोंग वहाँ से उठकर जाने लगी। तब यंग उसे रोककर एक और गेम खेलने कहता है। तब डोंग समझ गई कि यंग उसके जाल में फंस गया और उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, इसीलिए डोंग ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया और वहाँ से चली गई। आगे हम डोंग को एक रेस्टोरेंट में कुछ खाते हुए देखते हैं। तब यंग भी उस रेस्टोरेंट में आता है क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा था और ये बात डोंग भी जानती थी। आगे यंग अपना कार्ड निकालकर डोंग को देता है और कहता है कि अगर आगे वो यंग के साथ गेम खेलना चाहे तो उसे कॉल कर सकती है। लेकिन डोंग उसका ऑफर ठुकरा कर वहाँ से चली गई जिससे यंग की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। मतलब साफ नजर आ रहा था कि डोंग साइकोलॉजिकली यंग के दिमाग से खेल रही है ताकि वो उसके बारे में ही सोचता रहे।
आगे हम देखते हैं जब यंग और डोंग रेस्टोरेंट में बात कर रहे थे तब कोई चुपके से उन दोनों की फोटो क्लिक कर रहा था। अगले दिन डोंग अपने कॉलेज सीनियर से लंच पर मिलती है और हमें पता चलता है कि वो जिस लड़के के साथ लंच कर रही है दरअसल वो उसके हाई स्कूल के क्लास टीचर का बेटा है, जिसने डोंग के कंप्लेन करने पर उसे बहुत पीटा था। टीचर के बेटे से मिलने के बाद डोंग को पता चला कि वो लड़का जल्दी ही सिविल सर्विस एग्जाम देने वाला है, इसीलिए डोंग अगले दिन फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके घर पहुंच गई। तब वही टीचर दरवाजा खोलता है और अपने टीचर को देखकर डोंग उसे याद दिलाती है कि वो डोंग युआन है जिसने 2004 में स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया था। तब उसके टीचर को भी याद आ गया कि उसने डोंग के साथ क्या किया था। तभी वहाँ टीचर का बेटा भी पहुंच गया। तब डोंग ऐसा दिखाती है कि उसे नहीं पता था कि उसका सीनियर उसके स्कूल टीचर का बेटा है। जिसके बाद डोंग अपने टीचर को फूलों का गुलदस्ता देने के लिए हाथ बढ़ाती है और यहाँ हमें पता चला कि डोंग के टीचर को फूलों से एलर्जी है, जिससे उसका दम घुटने लगता है और ये बात डोंग पहले से जानती थी। तब डोंग का सीनियर मतलब टीचर का बेटा जल्दी से वो गुलदस्ता अपने हाथ में ले लेता है ताकि उसके पिता को तकलीफ ना हो। डोंग आगे बताती है कि वो फूल अपने सीनियर के लिए लाई थी क्योंकि उसे पता है कि वो सिविल सर्विस एग्जाम पास कर लेगा, जिसके बाद उसे काफी बड़ी पोस्ट मिलेगी। आगे डोंग अपने टीचर को पुराने दिन याद दिलाती है कि उसने स्कूल में डोंग के साथ क्या किया था। ये सुनकर टीचर भड़क गया और डोंग को पीटने लगा। अब ये सारा तमाशा घर के बाहर सड़क पर चल रहा था, इसीलिए आस पड़ोस के लोग भी तमाशा देखने लगे। तब डोंग का सीनियर अपने पिता को घर के अंदर धक्का देता है और दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि उसे अपनी रेपुटेशन भी बचानी है, वरना उसे सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आगे डोंग अपने सीनियर को उसके पिता की असलियत बताती है कि उसने पास्ट में डोंग के साथ क्या किया था। जिसके बाद डोंग अपने सीनियर को 2 ऑप्शन देती है, या तो वो अपने पिता को चुने या फिर अपने करियर को चुने, क्योंकि अगर डोंग ने उसके पिता के खिलाफ हैरेसमेंट की कंप्लेन कर दी तब उसके सीनियर का पूरा करियर खत्म हो जाएगा। इसीलिए डोंग का सीनियर अपना सिविल सर्विस का करियर चुनता है क्योंकि वो खुद अपने पिता के किए पर शर्मिंदा था। इसीलिए वो अपने पिता के कमरों को फूलों से भर देता है, जिससे उसके पिता को एलर्जी थी। जिसके बाद टीचर का दम घुटने लगा और वो अपने बेटे से जिंदगी की भीख मांगने लगा, लेकिन उसका बेटा अपने पिता की कोई मदद नहीं करता, जिससे टीचर की मौत हो गई। कहानी में आगे हम जिन को देखते हैं जिसे उसी स्कूल के जिम में एक फंक्शन में अवार्ड से सम्मानित करने बुलाया गया था, जहां जिन डोंग को रोज 300 लैप कराने के लिए मजबूर करती थी। वहां डोंग के बाकी बुलीज भी बैठे थे। अब जैसे ही जिन अपनी स्पीच शुरू करती है तभी पीछे से जोर जोर से चिल्लाने और तालियां बजाने की आवाज आने लगी। वो कोई और नहीं बल्कि डोंग थी। फिर जैसे तैसे सेरेमनी खत्म होती है, जिसके बाद जिन डोंग के पास आकर उसकी हरकत के लिए जोरदार थप्पड़ मारती है। तभी वह जून आकर जिन को रोकता है और उसे सीन क्रिएट करने से मना करता है क्योंकि कुछ देर पहले ही जिन को अवार्ड मिला है। वही थप्पड़ खाने के बाद भी डोंग गुस्सा होने की बजाय जिन को अवार्ड के लिए बधाई देती है और बताती है कि जिन ने अपनी जिंदगी में अच्छा जॉब और एक अच्छी फैमिली कमाई। तब जिन को पता चला कि डोंग उसे काफी समय से स्टॉक कर रही है, इसीलिए जिन भड़क गई और डोंग को फिर से असॉल्ट करने लगी। लेकिन जून एक बार फिर जिन को रोक लेता है और कहता है कि इससे जिन की इमेज खराब हो सकती है। जिसके बाद जून डोंग से जिन की तरफ से माफी मांगता है। फिर जून डोंग को ताना मारता है कि अब डोंग की जिंदगी काफी कलरफुल लग रही है, लेकिन उल्टा डोंग ने कहा कि कलर की बात वो कर रहा है जो खुद कलर ब्लाइंड है। ये सुनकर जून को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर डोंग वहाँ से चली गई, लेकिन वो इतनी आसानी से माफ करने वालों में से नहीं है। कहानी में आगे हम देखते हैं जिनको स्कूल से उसकी बेटी का कॉल आता है और अपनी बेटी से बात करते समय जिनको पता चला कि डोंग उसकी बेटी की क्लास टीचर है। ये पता चलते ही वो तुरंत स्कूल पहुंच गई। उस समय क्लास में डोंग के अलावा कोई नहीं था। तब डोंग जिन को बताती है कि वो जिन की बेटी की क्लास टीचर है और ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि डोंग की सोची समझी प्लानिंग है। लेकिन ये सुनकर जिन डोंग की बातों को सीरियसली नहीं लेती और वहाँ से जाने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि डोंग अब भी पहले जैसी डरपोक और अकेली लड़की है। लेकिन तभी जिन के फोन पर एक न्यूज आई जिसमें उसके पुराने क्लास टीचर की मौत के बारे में लिखा था। न्यूज पढ़ते ही जिन को शॉक लगता है और वो डोंग की तरफ पलट कर देखती है और उसे टीचर की मौत की खबर देती है। तब डोंग बताती है कि टीचर उसका पहला शिकार था और अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब यह जिन को पहली बार डोंग से डर लगने लगा, इसीलिए वो डोंग को अपनी बेटी से दूर रहने कहती है और डोंग भी यही चाहती थी कि जिन अब सारी जिंदगी डर कर जिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी डोंग जिया करती थी। आगे जिन की बेटी जब स्कूल से घर आती है तब जिन अपनी बेटी से पूछती है कि क्या उसे किसी ने बुली किया, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन तब उसकी बेटी ने कहा कि बुली करने वाले लोग बहुत बुरे होते हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर जिन उदास हो गई क्योंकि उसे पता था कि उसने अपने पास्ट में क्या किया है। लेकिन जिन चाहती थी कि उसकी बेटी डोंग से दूर रहे, इसीलिए वो स्कूल प्रिंसिपल के पास जाकर डोंग को नौकरी से निकालने की बात करती है। तब प्रिंसिपल बताता है कि डोंग को स्कूल के डायरेक्टर ने खुद अपॉइंट किया है, इसीलिए उसे नौकरी से निकालने की अथॉरिटी किसी के पास नहीं। तब जीन वहां से निराश होकर चली गई।
प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलने के बाद जीन सीधा डोंग से मिलने जाती है और उसे काफी सारे पैसे ऑफर करती है ताकि वो नौकरी छोड़कर चली जाए, लेकिन डोंग ने बदला लेने के लिए पूरे 20 साल वेट किया था और अब उसे पैसे नहीं बल्कि बदला चाहिए। इसीलिए डोंग जीन को उसकी बेटी की ड्राइंग दिखाती है और बताती है कि उसकी बेटी कलर ब्लाइंड है और इससे साफ पता चलता है कि उसका असली पिता यंग नहीं बल्कि जून है, क्योंकि जून को भी यही बीमारी है। ये सुनते ही जिन के चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि डोंग ने जिन की एक ऐसी सच्चाई पर से पर्दा उठा दिया जिसे बच्ची का असली पिता जून और उसका पति भी नहीं जानता। इसीलिए जिन बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई। कहानी में आगे हम मियोंग को देखते हैं जो डोंग को 2 और लड़कियों की डिटेल निकाल कर देता है जिनके नाम चोई और सारा है, और उन दोनों ने भी जिन के साथ मिलकर डोंग को काफी टॉर्चर किया था। मियोंग बताता है कि सारा एक ड्रग एडिक्ट है जो मियोन से ही ड्रग खरीदती है, वही चोई एक अमीर फैमिली में शादी करने वाली है। आगे हम चर्च के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ चर्च का पास्टर प्रे कर रहा था और सारा भी उसी चर्च में बैठी थी क्योंकि वो पास्टर सारा का पिता है। तभी सारा का ध्यान डोंग पर जाता है जो उसी चर्च में बैठकर सारा को घूर रही थी। प्रेयर के बाद डोंग सारा से मिलती है और उसे बताती है कि सारा के ड्रग एडिक्ट होने के काफी सारे सबूत उसके पास है, जिसके बाद डोंग उसे खाली बैग देती है और कहती है कि सारा को 2 हफ्तों के अंदर बैग को पैसों से भरकर लाना होगा, वरना वो सबके सामने सारा के ड्रग एडिक्ट होने का प्रूफ निकाल कर रख देगी, जिसके बाद उसके पिता को चर्च से निकाल दिया जाएगा और उनकी अच्छी खासी बदनामी होगी। इस डर से सारा डोंग को पैसे देने मान जाती है। आगे हम देखते हैं सारा तुरंत ही डोंग के दिए गए बैग में पैसे भरकर उसे दे देती है। अब पैसे देने के बाद सारा को लग रहा था कि उसने पैसों से डोंग को खरीद लिया और अब वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तब डोंग बताती है अभी तो बस शुरुआत है और वो सारा की जिंदगी को जहन्नुम बना देगी। ये कहकर डोंग वहाँ से पैसों का बैग लेकर चली गई। कहानी में आगे हम चोई को देखते हैं जो एक बाथरूम में थी। तब जिनकी मेट कैंग चोई का फोन चुरा कर उसकी जगह एक डमी फोन रख देती है और ये सब करते समय चोई को पता भी नहीं चला। आगे कैंग चोई का फोन डोंग को देती है। तब डोंग चोई के फोन का पासवर्ड क्रैक करके चोई के फोन को चेक करने लगी, जिसमें चोई की काफी सारी फोटोज थी जो अलग अलग लड़कों के साथ थी। मतलब चोई पहले से एक अय्याश किस्म की लड़की थी, लेकिन अब उसकी शादी एक अमीर फैमिली में होने जा रही है। लेकिन अब डोंग को पता चल गया था कि आगे चोई के साथ क्या करना है, क्योंकि वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और जब बुली गैंग के पास कोई शिकार नहीं होता तब वो लोग चोई को ही अपना शिकार बनाते। लेकिन चोई फिर भी उन्हीं के साथ रहती क्योंकि उसे अमीरों की तरह रहना पसंद था और उसे किसी अमीर आदमी से शादी भी करनी थी ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से बिता सके। कहानी में आगे हम देखते हैं मियोन ने डोंग की काफी मदद की थी। इसके बदले में डोंग उसे एक एड्रेस देती है और बताती है कि कैसे वो किसी को ब्लैकमेल करके पैसे कमा सकता है। दरअसल वो एड्रेस एक हॉस्पिटल का था। जब मियोन वहाँ पहुँचता है तब उसे पता चला कि वहाँ सूही नाम की लड़की की डेड बॉडी रखी है जो 20 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन उसकी बॉडी को अब भी प्रिजर्व करके रखा गया था क्योंकि उसकी मौत बुली करने की वजह से हुई थी। लेकिन पुलिस ने उसकी मौत को सुसाइड बताकर केस क्लोज कर दिया था। लेकिन सोही की माँ को लगता था कि सोही ने सुसाइड नहीं किया, इसीलिए हॉस्पिटल ने चुपके से उसकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा है ताकि इन फ्यूचर सूही का असली कातिल पकड़ा जाए। आगे डोंग बताती है कि उसने 20 साल पहले जिन को देखा था जब उसने सूही को बिल्डिंग से नीचे फेंका था, मतलब सूही की असली कातिल जिन है। तब मियोंग को समझ में आ गया कि वो जिन को ब्लैकमेल करके उससे $10 मिलियन निकाल सकता है। आगे डोंग बताती है कि जिन को ब्लैकमेल करने से जो पैसे मिलेंगे वो सारे पैसे मियोंग के होंगे, लेकिन इसके बदले में मियोंग को जिन से सूही के मर्डर का कन्फेशन निकालना होगा। आगे मियोंग सभी पुलिस को कॉल करता है और साथ ही जिनके हस्बैंड यंग को भी कॉल करता है। लेकिन अगले सीन में हम मियोंग की लाश देखते हैं। अब मियोंग की मौत कैसे हुई ये हमें आगे पता चलेगा। कहानी में आगे हम देखते हैं किसी को भी मियोंग की मौत के बारे में नहीं पता था। सबको यही लग रहा था कि मियोंग कहीं चला गया है, लेकिन वो लोग पुलिस स्टेशन में मियोंग की मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखा सकते थे क्योंकि उन लोगों ने भी अपने पास्ट में काफी सारे कांड किए थे और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सभी के कांड पकड़े जा सकते थे। तब मियोंग की मौत के बाद जिनके हस्बैंड यंग को एक अनजान पैकेज मिलता है जिसमें मियोंग का बिजनेस कार्ड था और साथ में यंग और डोंग की फोटो भी थी। जब यंग पीछा करते हुए डोंग से रेस्टोरेंट में मिला था, अब यंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पार्सल उसे किसने भेजा, इसीलिए वो मियोंग के बिजनेस कार्ड पर दिए नंबर पर कॉल करता है, लेकिन वो नंबर भी स्विच ऑफ था। अब यंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो मियोंग के बॉस जून के पास गया और उससे मियोंग के बारे में पूछने लगा। तब जून बताता है कि वो भी काफी समय से मियोंग को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे भी मियोंग के बारे में कुछ नहीं पता। यंग से बात करते समय जून अपनी सिगरेट
सिगरेट निकालता है। तब यंग ने देखा कि जून भी वही ब्रांड की सिगरेट पीता है जो यंग की वाइफ जिन भी पीती है। अब यंग को ये भी पता था कि जून और जिन हाई स्कूल में क्लासमेट थे। तब यंग को थोड़ा शक होने लगा। कहानी में आगे हम देखते हैं जून को भी बिल्कुल वैसा ही पैकेट मिलता है जैसा कुछ समय पहले यंग को मिला था, जिसमें एक डीएनए रिपोर्ट थी। और उस रिपोर्ट से जून को पता चलता है कि जिन की बेटी का असली पिता यंग नहीं बल्कि वो खुद है, और ये बात जिन ने अब तक उससे छुपा कर रखी थी। रिपोर्ट पढ़ते ही जून का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो ये बात जाकर जिन के हस्बैंड को बता देता है। अब यंग घर आकर जिन से हाई स्कूल फ्रेंड्स के बारे में पूछने लगा। तब जिन बताती है कि वो कभी कभी जून के स्टोर में कपड़े खरीदने जाया करती है। ये सुनकर यंग वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। तब जिन को यंग पर शक होता है, इसीलिए वो यंग की कार में जाकर उसकी नेविगेशन हिस्ट्री चेक करती है और उसे पता चलता है कि यंग जून से मिलने उसके क्लब में गया था। तब जिन जून के घर जाकर उससे पूछती है कि उसने यंग को क्या बताया, लेकिन जून पहले से ही जिन पर भड़का हुआ था क्योंकि उसने नहीं बताया था कि वो बच्ची जून की है, क्योंकि उसका हस्बैंड यंग एक बिजनेस टाइकून है। इसीलिए उसने जून को उसकी बेटी से छुपा कर रखा था। आगे यंग जब अपनी बेटी को लेने स्कूल गया तब वो अपनी बेटी से उसके टीचर के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी बेटी बताती है कि उसकी टीचर काफी अच्छी है और उसकी मॉम मतलब जिनकी हाई स्कूल की दोस्त है। अगले दिन यंग अपनी बेटी के स्कूल गया क्योंकि उस दिन पेरेंट्स चाइल्ड इवेंट था। तब वहाँ जून भी पहुँच गया क्योंकि वो ही उस बच्ची का असली पिता है। कर यंग समझ गया कि उसका डोंग से मिलना और उसके साथ बोर्ड गेम खेलना वो सब इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसके पीछे डोंग की सोची समझी प्लानिंग है। लेकिन यंग को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि डोंग ने उसके साथ ऐसा खेल क्यों खेला। इसीलिए यंग चोई के पास जाकर जिंग और डोंग के बारे में पूछता है। तब चोई बताती है कि जिंग हाई स्कूल में डोंग को पहले दिन से बुली किया करती थी और डोंग जैसी कई लड़कियां थी जो जिंग की बुली का शिकार बनी थी। ये जानने के बाद यंग समझ गया कि डोंग उसकी लाइफ में क्यों आई है। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और हमें पता चलता है कि चोई को भी एक पैकेट मिला था जिसमें चोई की अलग अलग लड़कों के साथ फोटो थी, जिसे देखकर चोई घबरा गई क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी किसी अमीर फैमिली में शादी होने वाली है और उसकी होने वाली सास को ऐसी लड़की चाहिए जो कभी किसी रिलेशनशिप में ना रही हो। और शादी से पहले चोई की होने वाली सास चोई का मेडिकल चेकअप भी करवाने वाली थी, ये जानने के लिए कि वो वर्जिन है या नहीं। इसीलिए चोई पहले ही एक डॉक्टर के पास जाकर उसे सब कुछ ठीक करने कहती है। मतलब आप समझ ही गए होंगे। अब अगले दिन चोई अपनी होने वाली सास के पास जाकर उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट देती है। तब वहाँ डोंग भी पहुँच गई और यहाँ हमें पता चला कि चोई की होने वाली सास डोंग को पहले से जानती है क्योंकि डोंग ने पहले ही टेम्पल में प्रेयर करने के दौरान उससे दोस्ती कर ली थी। तब डोंग चोई की सास को बताती है कि वो दोनों हाई स्कूल क्लासमेट है। डोंग को वहाँ देखकर चोई के होश उड़ गए थे। वो पूरी तरह घबरा गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं डोंग उसकी सास को उसके पास लाइफ के बारे में बता न दे और कहीं इस वजह से उसकी शादी कैंसिल ना हो जाए। आगे डोंग वहाँ से जाने लगती है। तब चोई जल्दी से उसके पास पहुँच गई। वो डोंग से बात करने के लिए उसे कहीं और चलने कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं चोई डोंग के सामने घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसकी होने वाली सास को उसके पास के बारे में कुछ ना बताए। चोई बताती है कि उसने जिन के कहने पर ही डोंग को बुली किया था और वो खुद ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। तब डोंग जलती हुई लकड़ी उठाकर चोई पर तान देती है। अब जलती हुई लकड़ी देखकर चोई काफी घबरा गई, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में डोंग को आग से डराया जाता था। जिसके बाद डोंग चोई का चुराया हुआ फोन उसे वापस करती है। तब चोई को याद आया कि वो वही फोन है जो वॉशरूम से गायब हो गया था। तब चोई समझ गई कि अब उसके सारे सीक्रेट डोंग के पास है, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए चोई पूछती है कि डोंग आखिर उससे क्या चाहती है। तब डोंग चोई को पुलिस में मियोंग की मिसिंग रिपोर्ट करने कहती है और डोंग के कहने पर चोई ने यंग को उसकी वाइफ जिन की असलियत भी बता दी थी। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। मियोंग की मिसिंग रिपोर्ट के बाद सारा चोई को बुरी तरह पीटने लगी क्योंकि उसे पता था कि पुलिस मियोंग की इन्वेस्टिगेशन करते हुए सारा तक पहुंच जाएगी और सारा मियोंग की ड्रग कस्टमर थी। डोंग का पूरा प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। उसने सभी पुलिस की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। जिसके बाद डोंग अपने पुराने दोस्त जोई को मैसेज करती है जो पिछले कई दिनों से डोंग को मैसेज कर रहा था, लेकिन डोंग उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी। अब इतने दिनों बाद डोंग का मैसेज देखकर जोई खुशी से पागल हो जाता है और डोंग को उसी पेड़ के पास मिलने बुलाता है जहां वो दोनों कॉलेज के समय बोर्ड गेम खेला करते थे। इतने सालों बाद डोंग से मिलने के बाद जोई उसे अपनी फीलिंग शेयर करता है और बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन डोंग उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देता। आगे डोंग जोई को अपनी बीती लाइफ के बारे में बताती है और साथ में ये भी बताती है कि उसकी जिंदगी का मकसद बिल्कुल अलग है, इसीलिए वो रिलेशनशिप में चाहकर भी नहीं रह सकती। कुछ देर बातें करने के बाद डोंग वहाँ से निकल गई। तभी उसे जीव का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि वो उसकी मदद करना चाहता है। तभी हम एक
स्ट्रीट फूड वाले को देखते हैं जो मीट फ्राई कर रहा था। तभी मीट फ्राई होने की आवाज सुनकर अचानक डोंग घबरा गई। उसे अपनी स्कूल की याद आने लगी कि कैसे उसकी स्किन को जलाया जाता था, इसीलिए डोंग घबराहट के मारे जमीन पर बैठ गई। तब रास्ते पर चलने वाले उसकी मदद करते हैं। आगे डोंग वहाँ से वापस जुई के पास जाती है और उसे अपने रिवेंज प्लान के बारे में सब कुछ बताती है, ताकि ये सब सुनकर जुई खुद ही डोंग से दूर हो जाए। तब जू डोंग को मनाने की कोशिश करता है कि उसे अपने अंदर की नफरत को खत्म करना होगा, तभी वो अपनी जिंदगी सही तरह से जी पाएगी। ये सुनकर डोंग हंसने लगी, जिसके बाद डोंग अपनी आस्तीन को फोल्ड करती है और जीव को अपने हाथ पर जलने के निशान दिखाती है जो उसे बुली करते समय मिले थे। ये देखकर जीव भी शॉक रह गया। तब डोंग बताती है कि उसने सिर्फ अपना हाथ दिखाया है, तो जीव को इतना शॉक लगा। जिसके बाद डोंग खड़ी होकर अपना कोट उतारती है और उसे अपने शरीर के सारे निशान दिखाती है। ये देखकर जीव की आंखों में आंसू आ गए और वो समझ गया कि डोंग की नफरत कभी खत्म नहीं होने वाली। इसीलिए डोंग जीव को दूर रहने कहती है, क्योंकि वो चाहकर भी जीव के साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकती। लेकिन डोंग के शरीर पर निशान देखकर अब जीव को भी बुली पर गुस्सा आने लगा था। इसीलिए वो डोंग से कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे किसी का खून क्यों ना करना पड़े। तब डोंग बताती है कि किसी को जान से मारना बहुत आसान है, असली मजा तो तब आता है जब सामने वाला जिंदा रहकर अपनी बर्बादी खुद देखे। अगर वो उन सबको पूरी तरह बर्बाद कर देगी तो ये उनके लिए मौत से भी बड़ी सजा होगी। कहानी में आगे हम यंग को देखते हैं जो अपनी वाइफ जिन से डोंग को बुली करने के बारे में पूछता है, लेकिन जिन बताती है कि उसने डोंग को कभी बुली नहीं किया और वो सभी के पास जाकर ऐसे ही विक्टिम कार्ड खेलती है। लेकिन यंग को पता था कि जिन पूरी तरह से झूठ बोल रही है, इसीलिए वो जिन को बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसी रात डोंग जिन की मेड कैंग को वो सारा पैसा देती है जो उसने सारा को ब्लैकमेल करके लिए थे। डोंग चाहती थी कि कैंग की बेटी पढ़ने के लिए अब्रॉड चली जाए, जिससे वो अपने पिता के टॉर्चर से बच जाएगी। वही दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं। उसे पता था कि डोंग से बचने के लिए उसे भी हाथ पैर मारने होंगे, वरना डोंग उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देगी। इसीलिए वो एक पुलिस ऑफिसर को हायर करती है और उसे डोंग के बारे में पता लगाने कहती है। तब उसे पता चला कि डोंग का घर जिन के घर के पास ही है और वहाँ से वो जिन पर कई समय से नजर रख रही थी। जिसके बाद जिन एक चोर को कुछ पैसे देकर उसे सिर्फ डोंग के घर का लॉक तोड़ने कहती है। लॉक टूटने के बाद जिन डोंग के घर में घुस गई। तब जिन की दीवार पर काफी सारी फोटोज लगी थी जो हाई स्कूल से अब तक की गई इन्वेस्टिगेशन थी कि डोंग सारे बुलीज के बारे में काफी कुछ जानती है और अब वो कुछ भी कर सकती है। तब जिन सोचती है कि उसे 20 साल पहले बुली करने की बजाय जान से मार देना चाहिए था, तब शायद उसकी जिंदगी ऐसी नहीं होती। तभी जिन के पीछे से कोई उस रूम का दरवाजा खोलता है। जिन को लग रहा था कि डोंग अपने घर वापस आ गई, इसीलिए वो डोंग को खत्म करने का सोचने लगी। लेकिन जिन जैसे ही पलटी उसने देखा कि वहाँ डोंग नहीं बल्कि उसका हस्बैंड यंग आया है। यंग को वहाँ देखकर जिन चौंक गई, इसीलिए वो यंग से वहाँ आने का कारण पूछती है। लेकिन यंग जिन को कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद यंग घर का टूटा हुआ लॉक देखता है, जिससे वो समझ गया कि जिन अपने पास में कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। दरअसल जिन को लग रहा था कि डोंग ने उसके हस्बैंड को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, इसीलिए वो डोंग से मिलने उसके घर आ गया। इसीलिए वो यंग से डोंग के बारे में पूछने लगी। तब यंग उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और उससे एक ही बात पूछता है कि क्या उसने डोंग को बुली किया था। लेकिन जिन अब भी यंग से झूठ बोलती है कि डोंग बस विक्टिम होने का नाटक कर रही है। जिसके बाद जिन वहाँ से चली गई। जिन के जाने के बाद यंग सारी फोटोज को देखता है। तब यंग का ध्यान एक फोटो पर गया जिसमें जून उसकी बेटी से मिलने स्कूल आया था। तब यंग को पता चल गया कि जून अक्सर उसकी बेटी से मिलने स्कूल जाया करता है और अब उसे यकीन होने लगा था कि वो बच्ची उसकी नहीं बल्कि जून की ही है। अगले दिन डोंग जिन से मिलती है और जिन से उसके घर में घुसने के बारे में पूछती है। जिसके बाद डोंग जिन को एक फोटो दिखाती है जिसमें साफ दिख रहा था कि जिन किसी को बुरी तरह बुली कर रही थी। तब जिन हंसने लगी। वो कहती है कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसके पास इन सब से बचने के 100 रास्ते हैं और डोंग इन सबूतों से कुछ साबित नहीं कर पाएगी। तब डोंग जिन को आखिरी बार चेतावनी देती है, लेकिन जिन पर डोंग की बातों का अब कोई असर नहीं होता। आगे जिन पुलिस ऑफिसर की मदद से इस बात का पता लगा लेती है कि उसकी मेट कैंग भी डोंग से मिली हुई है, जिसे जिन ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसीलिए वो कैंग पर गुस्सा करने लगी। वही दूसरी तरफ हम डोंग को देखते हैं जो अपना घर खाली कर देती है क्योंकि अब जिन को उसका एड्रेस पता चल चुका था। अब डोंग सारी चीजें पैक करके वहाँ से निकलने ही वाली थी। तभी उसे कुछ याद आता है और वो उन सारी फोटोज को बॉक्स से बाहर निकालती है जिन्हें उसने दीवार पर लगाया था। उन फोटोज को देखने के बाद डोंग को पता चला कि उनमें से एक फोटो गायब है। तभी हम जिन को देखते हैं जो अपनी मेट कैंग पर गुस्सा कर रही थी और उसके पास वो फोटो थी जो कैंग के अब्यूसिव हस्बैंड की थी। जिन वो फोटो कैंग को दिखाती है और कहती है कि अगर कैंग ने डोंग को छोड़कर उसकी मदद नहीं की तो वो कैंग के बारे में उसके हस्बैंड को सब कुछ बता देगी। जिसके बाद कैंग का हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा। अब कैंग को अपने हस्बैंड से काफी डर लगता था और इसीलिए उसने डोंग को अपने हस्बैंड
को मारने को कहा था। हस्बैंड के डर से कैंग जिन के लिए काम करने मान जाती है, जिसके बाद जिन कैंग से प्रॉमिस करती है कि अगर कैंग उसकी मदद करेगी तो वो कैंग को उसके हस्बैंड से छुटकारा दिलाएगी। अब हम डोंग को देखते हैं जो कैंग का वेट कर रही थी, लेकिन कैंग उससे मिलने नहीं आती क्योंकि अब वो जिन के लिए काम करने लगी। आगे जिन ने डोंग की माँ को ढूंढ निकाला क्योंकि उसे पता था कि डोंग की माँ पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इसीलिए जिन उसे काफी सारे पैसे देती है और कहती है कि वो अपनी बेटी को इतना परेशान करे कि उसकी बेटी डोंग स्कूल की नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाए। पैसा देखकर उसकी लालची माँ मान भी जाती है। अगले दिन डोंग की माँ स्कूल पहुंच गई और अपने पागलपन से वहाँ काफी तमाशा खड़ा कर दिया। वो अपनी बेटी को बदनाम करने के लिए बच्चों के पेरेंट्स से डोंग के नाम पर पैसे मांगने लगी और उन्हें परेशान करने लगी। तब सारे पेरेंट्स डोंग के पास जाकर उसे भला बुरा सुनाते हैं, जिससे डोंग को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी माँ के पास जाती है। तब वो देखती है उसकी माँ के पास बहुत सारे लग्जरी सामान थे जो उसने जिनके दिए पैसों से खरीदे थे। ये देखकर डोंग को अपनी माँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, इसीलिए वो कैंची उठाकर उसके इम्पोर्टेड बैग को काटने लगी। तब डोंग की माँ उस पर हमला करती है, जिससे डोंग के चेहरे पर कट लग गया। इसीलिए वो अपनी कार में जाकर बहुत रोती है। डोंग को पता था कि ये सब जिन की वजह से हुआ है, इसीलिए अगले दिन डोंग चोई को कॉल करती है और जिन को जियो के ब्यूटी क्लिनिक में बुलाने कहती है। अब जैसे ही जिन जियो के क्लिनिक में पहुंची तब चोई बताती है कि जिन का हस्बैंड यंग पहले से डोंग को जानता है और उन दोनों ने एक साथ पहले बोर्ड गेम भी खेला है। ये सुनकर जिन को गुस्सा आ गया। अब जिन को जियो के क्लिनिक पर इसीलिए बुलाया गया था ताकि जिन जियो की रेगुलर कस्टमर बन सके, और दूसरा कारण ये था कि जिन अपने घर जाकर यंग से डोंग के बारे में पूछताछ करे, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो सके। अब होता भी ऐसा ही है। जिन घर जाने के बाद यंग से डोंग के बारे में पूछने लगी, जिससे यंग को गुस्सा आता है और वो बताता है कि उसने ये सब अपनी बच्ची को बचाने के लिए किया था। तब जिन समझ गई कि उसकी वजह से उसकी बेटी पर खतरा मंडरा रहा है और ये बात अब उसका हस्बैंड भी समझ गया है। लेकिन जिन को अब भी यही लग रहा था कि यंग शायद डोंग को पसंद करता है, इसीलिए वो जियो के क्लिनिक पर फेशियल करवाने जाती है ताकि वो डोंग से ज्यादा खूबसूरत लगे। तब जियो जिन को एनेस्थीसिया देता है, जिससे वो पूरी तरह से बेहोशी की हालत में पहुंच गई। जिसके बाद जियो जिन से मियोन के बारे में सवाल करता है क्योंकि हमने मियोन को मरते हुए देखा था, लेकिन उसे किसने मारा ये हमें अभी तक पता नहीं चला। तब जिन एनेस्थीसिया के नशे में बताना शुरू करती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में हम मियोन को देखते हैं। जब उसे पता चला कि सोही को मारने में जिन का हाथ था, तब उसने चारों पुलिस को कॉल करके ब्लैकमेल किया, जो हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन चारों में से 3 ने मियोन की बातों को सीरियसली नहीं लिया, इसीलिए मियोन ने सीधा जिन को टारगेट किया। और उनकी बातों से हमें पता चला कि जब जिन ने सूही को बिल्डिंग से फेंका था, तब जिन के यूनिफॉर्म पर लगा नेम टैग सूही के हाथ में आ गया था। लेकिन अब वो नेम टैग जिन की माँ के पास है, जिस पर जिन के फिंगरप्रिंट है। इसीलिए मियोन जिन को कॉल करके सूही के बारे में बताता है और उसे अपने प्लेस पर मिलने बुलाता है। अब जैसे ही जिन मियोन से मिलने उसके घर पहुंची, तब मियोन ने अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर शुरू कर दिया। लेकिन जिन को रिकॉर्डिंग के बारे में पता चल गया, इसीलिए वो मियोन के फोन पर अल्कोहल गिरा देती है, जिससे उसका फोन खराब हो गया। तब मियोन जिन से कहता है कि उसके पास जिन के खिलाफ सबूत है कि उसने ही सूही को मारा है, जिसके लिए वो जिन से पूरे $40 मिलियन की मांग करता है। तब जिन जल्दी से उसके पॉकेट में हाथ डालती है ताकि उससे एविडेंस छीन सके, लेकिन मियोन के पॉकेट में एविडेंस की जगह कॉन्डम निकलता है। लेकिन जिन की ऐसी हरकत से मियोन को कंफर्म हो गया कि सोही को जिन ने ही मारा है। तब जिन मियोंग को एक थप्पड़ मारती है, लेकिन मियोंग गुस्सा नहीं होता और कहता है कि अगर जिन के पास पैसे देने के लिए नहीं है तो उसे मियोंग के साथ कई रातें बितानी होगी। ये सुनते ही जिन की आंखें गुस्से से लाल हो गई, इसीलिए वो बोतल उठाकर मियोंग के सिर पर मार देती है, जिससे मियोंग जमीन पर गिर गया और उसके सिर से काफी खून बहने लगा। तभी जिन अपने गुस्से से बाहर आती है और देखती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए वो जल्दी से उस बोतल पर से अपने फिंगरप्रिंट मिटा देती है और उस पुलिस वाले को कॉल करती है जो उसके लिए काम करता है। तब पुलिस वाला कहता है कि वो सब संभाल लेगा और तभी कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है और हम देखते हैं कि जिन ये सब एनेस्थीसिया की वजह से जीव को बता रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही जिन को होश आता है वो हड़बड़ा गई, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता कि उसने जीव को मियोन के मर्डर के बारे में सब कुछ बता दिया। तब जीव बताता है कि जिन नींद में थी और कोई बुरा सपना देख रही थी, इसीलिए जीव उसे अपने घर जाकर रेस्ट करने कहता है। लेकिन जिन को लग रहा था कि उसके क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसीलिए वो जीव से तुरंत फुटेज को डिलीट करने कहती है। तब जीव बताता है कि जिन अपने होश में नहीं है, इसीलिए वो कुछ भी बोले जा रही है, इसीलिए जिन डर के मारे वहाँ से भाग गई। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले ने मियोंग की डेड बॉडी को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छुपा कर रखा था और एक आदमी को पैसे देकर उस डेड बॉडी पर ध्यान रखने को कहा था। अब जैसा कि हमने देखा था कि चोई ने डोंग के कहने पर मियोंग की मिसिंग रिपोर्ट की थी, इसीलिए पुलिस सबसे पहले पूछताछ के लिए जून के घर जाती है। तब जून जिन के हस्बैंड यंग को फंसाने के लिए पुलिस ऑफिसर को बताता है कि मियोंग गायब होने से पहले यंग से
से मिला था और उसके बाद से मियोंग मिसिंग है। वही दूसरी तरफ यंग को भी पता था कि मियोंग काफी दिनों से गायब है। तभी यंग की असिस्टेंट उसे एक पेन ड्राइव देती है और बताती है कि वो पेन ड्राइव मियोंग ने उसके लिए छोड़ी थी, जिसमें जिंग की कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग थी, जिसे सुनकर यंग समझ गया कि जिंग की शादी के बाद भी जून के साथ अफेयर था और उसने यंग को चीट किया है। लेकिन यंग को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो जिस बच्ची को इतना प्यार करता है, दरअसल वो उसकी नहीं बल्कि जून की बेटी है। अगले सीन में हम सारा को देखते हैं जो काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि उसे पता था पुलिस मियोंग की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत जल्द उस तक भी पहुंच जाएगी, जिससे ड्रग वाली बात भी बाहर आ सकती है। इसीलिए वो टेंशन में आकर चोई को पीटने लगी, क्योंकि उसी ने डोंग के कहने पर मियोंग की मिसिंग होने की कंप्लेन की थी। तब जून सारा को रोकता है। तभी जिन कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें वो लोग 20 साल पहले डोंग को बुली कर रहे थे। जिन बताती है कि सारी फोटोज डोंग के पास है और वो उन फोटोज को सभी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जिन के अलावा किसी को भी उन फोटोज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीन एक न्यूज चैनल में काम करती थी जहां उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन है, क्योंकि वो रिपोर्टर के साथ साथ शहर के बिजनेस टाइकून की वाइफ भी है। ये सुनकर जीन को शॉक लगा, क्योंकि अब उसे पता चल रहा था क्योंकि उसके दोस्त मुसीबत में कभी भी उसका साथ छोड़ सकते हैं। कहानी में आगे हम जिन की मेट कैंग को देखते हैं, जो कई दिनों के बाद डोंग से एक पार्किंग लॉट में मिलती है और बताती है कि जिन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था और अब वो जिन के लिए काम कर रही है, लेकिन कैंग डोंग के लिए काम करना चाहती है, इसीलिए वो डबल एजेंट का रोल प्ले करने लगी। वही दूसरी तरफ हम स्कूल में एक टीचर को देखते हैं जो प्लेइंग एरिया में जाकर छोटी बच्चियों की स्कर्ट के फोटो खींच रहा था। उन बच्चियों में जिन की बेटी भी थी, लेकिन डोंग ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, इसीलिए वो सारे बच्चों को क्लास में जाने कहती है। तब वो टीचर डोंग के पास आकर उसे धमकाने लगा। अब डोंग को पता था कि वो एक औरत है और उस टीचर का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन डोंग के पास दिमाग है, इसीलिए वो उन सारी फोटोज को जून को भेज देती है, जिससे जून को उस टीचर की हरकत पता चल गई। इसीलिए वो अगले दिन स्कूल में आ गया और उस टीचर को बुरी तरह पीटने लगा, जिसके बाद ये मैटर पुलिस तक पहुंच गया, जहां पुलिस वाला कहता है कि वो लोग इस मैटर को शांति से खत्म कर सकते हैं, लेकिन जून कहता है कि उस टीचर को जेल होनी चाहिए। अब क्योंकि ये मैटर यंग तक भी पहुंच गया था, इसीलिए वहां यंग का लॉयर भी आता है और वो भी सेटलमेंट की बात करने लगे। तब जून को गुस्सा आ गया। अब दोनों के लॉयर के बीच बहस हो गई, इसीलिए यंग और जून एक दूसरे के सामने आते हैं। तब यंग कहता है कि जून इस मैटर में कोई फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि उसका पिता यंग है, और इसी बात को लेकर दोनों में हाथापाई हो गई। आगे जीन जब अपने घर पहुंची तब उसे पता चला कि यंग ने बच्ची को अपनी माँ के पास भेज दिया, मतलब उसकी दादी के पास। इसीलिए वो इस बारे में यंग से पूछती है कि उसने अचानक ऐसा क्यों किया। पहले तो यंग जिन को कुछ नहीं बताता, लेकिन जिन के बार बार पूछने पर यंग बताता है कि उसका लॉयर जून स्कूल गया था और उसने वहाँ सबके लिए परेशानी खड़ी कर दी, क्योंकि हाथापाई के बाद जून ने यंग को बता दिया था कि वो ही उसका असली बायोलॉजिकल फादर है। ये सुनकर जिन की बोलती बंद हो गई, क्योंकि अब उसके हस्बैंड को जिन और जून के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वही दूसरी तरफ डोंग अपनी अगली चाल चलती है और सबसे पहले कैंग की बेटी को एब्रोड भेज देती है, लेकिन कैंग के अब्यूसिव हस्बैंड को जब पता चला कि उसकी बेटी एब्रोड चली गई तब वो कैंग को बुरी तरह पीटने लगा, लेकिन कैंग सब कुछ चुपचाप सहती है। और जब उसकी बेटी का मैसेज मिलता है कि वो सही सलामत पहुंच गई तब उसकी जान में जान आई, जिसके बाद कैंग ने फैसला किया कि अब से वो अपने हस्बैंड का अत्याचार नहीं सहेगी। इसीलिए वो अपने हस्बैंड के सामने अपना बैग उठाकर जाने लगी। तब उसका हस्बैंड कैंग को पकड़कर बुरी तरह खींचता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद वो कैंग का बैग चेक करने लगा। तब वो समझ गया कि कैंग पैसे लेकर उसे हमेशा के लिए छोड़कर भाग रही थी, इसीलिए उसका हस्बैंड पूछता है कि उसे इतने पैसे कहाँ से मिले। तब कैंग बताती है कि वो किसी के लिए काम कर रही है, उसे एक औरत ने किसी को धमकी भरे मैसेज भेजने को कहा है, जिसके बदले वो औरत उसे पैसे देती है। तब कैंग का हस्बैंड कहता है कि अब से ये काम वो करेगा और सारे पैसे खुद रखेगा। तभी हम जिन की माँ को देखते हैं, उसके फोन पर मैसेज आता है, जिसे देखकर वो घबरा गई, क्योंकि वो मैसेज कैंग के हस्बैंड ने भेजा था, जिसमें वो जिन की माँ को ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा करके वो अमीर बन जाएगा। उस मैसेज में सूही के बारे में लिखा था। तब जिन की माँ को पता चलता है कि सूही की बॉडी पिछले 18 सालों से हॉस्पिटल में संभाल कर रखी गई है, इसीलिए जिन की माँ उसी करप्ट पुलिस वाले से मिलती है और उसे सूही की बॉडी के बारे में बताती है और पूछती है कि ब्लैकमेलर को सूही के बारे में कैसे पता चला। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल सूही की मौत के बाद पुलिस ने रिश्वत लेकर सूही की मौत को सुसाइड बताया था, जिसके बाद वो लोग केस को क्लोज करने वाले थे। वही दूसरी तरफ सूही की बॉडी को प्रिजर्व करके रखने का समय खत्म हो गया था, इसीलिए डॉक्टर सूही की माँ को उसकी बॉडी ले जाकर अंतिम संस्कार करने कहता है, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि सूही की बॉडी को कुछ दिन और प्रिजर्व करके रखा जाए, क्योंकि उसे पता था कि सूही का अंतिम संस्कार करने के बाद पुलिस उसका केस हमेशा के लिए क्लोज कर देगी और उसके कातिल का पता कभी नहीं चल पाएगा। लेकिन हॉस्पिटल का सुपरवाइजर नहीं मानता और सूही की माँ को डेड बॉडी ले जाने कहता है। तभी वहाँ हॉस्पिटल का डायरेक्टर आता है और सूही की माँ को रोता हुआ देखकर पिघल जाता है, इसीलिए वो सूही की डेड बॉडी को सीक्रेटली फ्रीजर में स्टोर
इग्नोर करने कहता है। हालांकि डॉक्टर को पता था कि ऐसा करने पर वो कानूनी मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन वो फिर भी चाहता था कि आगे चलकर सूही के कातिल का पता चले। इसीलिए वो सूही की फैमिली की मदद करता है और उसकी बॉडी को प्रिजर्व करके फ्रीजर में रख देता है। और यहाँ हमें ये भी पता चला कि उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि जियू के पिता थे। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम जिन की माँ को देखते हैं, जिसे अब भी कैंग का हस्बैंड सूही के नाम से ब्लैकमेल कर रहा था। कहानी में आगे हम कैंग को देखते हैं जो उस पुलिस वाले का पीछा करती है और डोंग को बताती है कि वो पुलिस वाला कई दिनों से एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जा रहा है। इसीलिए डोंग और कैंग उस बिल्डिंग में जाने का फैसला करते हैं। तब उन्हें पता चला कि वो बिल्डिंग काफी दिनों से यूज में नहीं है। इसके बाद भी वहाँ का इलेक्ट्रिक मीटर तेजी से चल रहा है, जिससे डोंग को लगता है कि शायद मियोंग की डेड बॉडी बिल्डिंग के अंदर ही होगी, इसीलिए इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल हो रहा है। डोंग ये बात जियू को बताती है, जिसके बाद जियू उस खाली बिल्डिंग को खरीद लेता है और वहाँ जाकर उस आदमी से मिलता है जिसे पुलिस वाले ने मियोंग की डेड बॉडी को ध्यान से रखने कहा था। जियू उस आदमी से कहता है कि उन्हें बिल्डिंग के अंदर जाना है। तब वो आदमी पुलिस वाले को कॉल करने लगा, लेकिन तभी जियू कहता है कि उसने उस पुलिस वाले से बात कर ली है। अब ये सुनते ही वहाँ काम करने वाला आदमी उन्हें अंदर जाने देता है। अब डोंग और जियू जैसे ही अंदर पहुंचे उन्हें मियोंग की डेड बॉडी मिल गई। तब वो लोग उस आदमी को पुलिस वाले से ज्यादा पैसे देकर अपने साइड कर लेते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो गया। आगे डोंग कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों से मिलती है और उनसे ड्रग खरीदती है, जिसके बाद डोंग उस चर्च में पहुंच गई जहां सारा के पिता पास्टर है। डोंग चर्च के पिछले हिस्से में जाकर अनरजिस्टर्ड फोन से ड्रग की फोटोज खींचती है और उन फोटोज को सारा को सेंड कर देती है। वही सारा ड्रग की फोटो देखकर खुद को रोक नहीं पाती और चर्च के पिछले हिस्से में जाकर वही ड्रग ले लेती है। कुछ देर बाद ड्रग का असर होता है और सारा को हेलुसिनेशन आने लगे, जिसमें उसे सांप दिखता है। जिसके बाद वो मियोन को देखती है, लेकिन ये सब उसे ड्रग की वजह से दिख रहा था। जिसके बाद चर्च में आए लोगों को सारा के एडिक्शन के बारे में पता चल गया और इस वजह से उसके पिता की काफी बदनामी हुई। उस समय वहाँ डोंग भी थी। तब जिन वहाँ आती है और डोंग से पूछती है कि क्या उसी ने सारा के साथ ये सब किया है, जिस पर डोंग बताती है कि ये सब उसी की प्लानिंग थी। तब जिन बताती है कि सारा का ये पहला क्राइम है, इसीलिए उसे जल्दी ही छोड़ दिया जाएगा। जिस पर डोंग कहती है कि जिन को सारा की नहीं बल्कि खुद की फिक्र करनी चाहिए। तब हमें पता चला कि चर्च में आने से पहले डोंग ने इंटरनेट पर सबूत के तौर पर जिन को एक्सपोज कर दिया था कि वो पहले एक बुली थी और किस तरह वो गरीब लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी। तब जिन अपना फोन चेक करती है और देखती है कि हर न्यूज में जिन के बारे में बताया जा रहा है। ये देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है। तब डोंग कहती है कि सारा भले ही जेल से जल्दी छूट जाएगी, लेकिन जिन को कोई नहीं बचा पाएगा क्योंकि जिन ने काफी लोगों की जान ली है। तब जिन डोंग से लोगों को जान से मारने का प्रूफ मांगती है, जिस पर डोंग बताती है कि उसके पास काफी सारे सबूत है। वही दूसरी तरफ जिन जिस न्यूज चैनल में जॉब करती है वहाँ उससे पूछताछ होती है, लेकिन जिन अब भी अपनी अकड़ में थी, इसीलिए वो अपनी गलती नहीं मानती। ये देखकर यन को जिन पर गुस्सा आता है क्योंकि उसे जिन के पास के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वही दूसरी तरफ हम चोई को देखते हैं, जिसे अब भी मियोंग की मौत के बारे में पता नहीं था। तब उसे याद आया कि मियोन के पास हमेशा से एक टेबलेट होता था, इसीलिए वो जून के नए ड्राइवर के पास गई और जून की कार को अच्छी तरह चेक करने पर उसे मियोन का टेबलेट मिल गया। मियोन का टेबलेट चेक करने पर चोई को उस रात की रिकॉर्डिंग मिल गई जिस रात जिन ने उसे मारा था, क्योंकि जिन के अल्कोहल गिराने के बाद भी उस टेबलेट में रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई थी। आगे चोई वो रिकॉर्डिंग जून को सुनाती है, जिससे जून को पता चल गया कि जिन ने मियोन को जान से मारा है। तब जून चोई को शादी के लिए प्रपोज करता है, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन उसकी बेटी उसके पास जरूर आएगी और उसे अपनी बेटी के लिए एक माँ की जरूरत होगी, क्योंकि अब जिन तो जेल जाने वाली है। वही चोई भी जून को शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि चोई हाई स्कूल से ही जून को पसंद करती थी, लेकिन जून जिन के पीछे पागल था। अब चोई अपने फियान से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि उसे अब जून का साथ मिल गया था। अगले दिन चोई सारा से मिलने जेल जाती है और बताती है कि जिन के पास के बारे में सबको पता चल गया और वो काफी ज्यादा वायरल हो गई। लेकिन सारा के ड्रग स्कैंडल की वजह से जिन की बात पर अब कोई यकीन नहीं कर रहा और ये सुनकर सारा को जिन से जलन होने लगी और चोई भी उन दोनों के बीच झगड़ा लगाना चाहती थी, क्योंकि अब उसे जिन को जून से दूर रखना है। कहानी में आगे हम देखते हैं मियोन की इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस ऑफिसर जिन तक पहुंच गया और जब पुलिस ऑफिसर ने जिन से मियोंग के बारे में पूछताछ की तब जिन के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, क्योंकि मियोंग को उसी ने मारा था। जिन पुलिस ऑफिसर को जैसे तैसे हैंडल करती है, जिसके बाद वो उस पुलिस ऑफिसर के पास गई जिसे जिन ने हायर किया था। जिन उस पुलिस वाले से कहती है कि वो मियोंग की इन्वेस्टिगेशन रुकवा दे, लेकिन इस बार वो पुलिस वाला जिन को मना कर देता है और बताता है कि वो बहुत जल्द रिटायर होने वाला है, इसीलिए वो अब अपने रिटायर होने तक ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता
था जिससे उसकी बदनामी हो। इसके बाद पुलिस वाला जिन से अब्रॉड में एक प्रॉपर्टी खरीदने कहता है ताकि रिटायरमेंट के बाद वो आराम से जिंदगी काट सके। तब जिन पुलिस वाले की बात पर हंसने लगी और कहा कि जब तक वो उसका काम नहीं करेगा तब तक जिन उसके लिए कुछ नहीं करेगी। तब पुलिस वाला जिन को बताता है कि उसने मियोन की डेड बॉडी को अब तक संभाल कर रखा है और अगर जिन ने उसकी बात नहीं मानी तो वो जिन को मियोन के मर्डर केस में फंसा देगा। ये सुनते ही जिन घबरा गई क्योंकि जिन को अब तक लग रहा था कि पुलिस वाले ने मियोन की बॉडी को ठिकाने लगा दिया है, इसीलिए ना चाहते हुए भी जिन को पुलिस वाले की डिमांड माननी पड़ी। जिसके बाद पुलिस वाला जिन को अपने साथ मियोन की बॉडी दिखाने के लिए उसी बिल्डिंग में ले जाता है। लेकिन तभी पुलिस वाले को जोर का झटका लगा जब उसे पता चला कि मियोन की बॉडी वहाँ से गायब है, क्योंकि उस बॉडी को जियो और डोंग ने पहले ही गायब कर दिया था। इसीलिए पुलिस वाला उस आदमी को कॉल लगाता है जिसे उसने डेड बॉडी को देखरेख के लिए रखा था, लेकिन उस आदमी का फोन बंद था। इसीलिए अब जिन के साथ पुलिस वाला भी टेंशन में आ गया। वही दूसरी तरफ पुलिस वाले को किसी दूसरी बिल्डिंग के पास मियोन की डेड बॉडी मिल गई। तभी हम चोई को देखते हैं जो मियोन की डेड बॉडी मिलने की न्यूज देख रही थी। आगे चोई जिन को कॉल करके रिकॉर्डिंग के बारे में बताती है जिससे साफ पता चल रहा था कि जिन ने ही मियोंग को मारा है। जिसके बाद चोई जिन को पैसों के लिए ब्लैकमेल करती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि कैसे डोंग ने उन पुलिस की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया है। अब जिन पूरी तरह से फंस चुकी थी, इसीलिए वो मदद मांगने जून के पास गई और उसे बताया कि वो उसकी बच्ची की माँ है, इसीलिए उसे जिन की मदद करनी होगी। ये सुनकर जून पिघल गया। आगे जून पूछता है कि जिन ने मियोन को क्यों मारा। तब जिन बताती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन उसकी डेड बॉडी डोंग की वजह से पुलिस को मिल गई, वरना वो कभी पकड़ी नहीं जाती। इसीलिए जून जॉन के सामने गिड़गिड़ाती है और कहती है कि अगर उसने जिन को इस झमेले से बचा लिया तो वो उन दोनों की बेटी को लेकर हमेशा के लिए जून के पास आ जाएगी। इसीलिए जून उसकी मदद करने मान गया। अगले दिन जून जिन के हस्बैंड यंग के पास जाता है और उसे वो रिकॉर्डिंग देकर बताता है कि जिन ने ही मियोंग को जान से मारा है, इसीलिए वो जिन को डाइवोर्स दे दे और साथ ही उसकी बच्ची की कस्टडी भी उसे दे दे। अब यंग को जून पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास इससे अच्छा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो मान गया। उधर डोंग को स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि डोंग की माँ ने बच्चों के पेरेंट्स को काफी ज्यादा परेशान कर दिया था और पेरेंट्स ने कई बार डोंग की कंप्लेन की थी। नौकरी छोड़ने के बाद डोंग अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि उसकी वजह से डोंग की नौकरी चली गई, इसीलिए डोंग अपनी माँ को उसके घर में जाने कहती है। अब डोंग जब अपने घर पहुंची तब उसने देखा कि उसकी माँ घर छोड़कर नहीं गई, बल्कि वो वहाँ बैठकर बारबेक्यू खा रही थी। डोंग की माँ कहती है कि वो अब भी डोंग के घर को छोड़कर नहीं जाएगी और अब से डोंग को अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना होगा। लेकिन डोंग अपनी माँ की बात नहीं मानती और कहती है कि उन दोनों का रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब उसने दूसरों से पैसे लेकर अपनी बेटी के साथ धोखेबाजी की थी। तभी हम ग्रिल पर पक रहे मीट को देखते हैं और जलते मीट की आवाज सुनकर डोंग एक बार फिर घबरा गई और जमीन पर गिर गई। ये देखकर डोंग की माँ समझ गई कि डोंग को जलने वाली चीजों से डर लगता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को सताने के लिए ग्रिल को उल्टा कर देती है, जिससे वहाँ आग लग गई। अब आग देखकर बेचारी डोंग और भी ज्यादा डरने लगी, इसीलिए वो अपनी माँ से मदद की भीख मांगती है क्योंकि घबराहट के मारे उससे सांस लेना भी नहीं हो रहा था। लेकिन उसकी माँ डोंग की मदद करने से मना कर देती है। तब डोंग अचानक हंसने लगी क्योंकि ये सारा डोंग का प्लान था। दरअसल वो ये देखना चाहती थी कि क्या उसकी माँ अपनी बेटी के लिए खुद को कभी बदल सकती है या नहीं, और डोंग को उसका जवाब मिल गया था। डोंग ने पहले ही अपने रूम में कैमरा लगा कर रखा था जिसमें उसकी माँ का पागलपन रिकॉर्ड हो गया था। जिसके बाद डॉक्टर भी बताता है कि उसकी माँ दिमागी रूप से काफी बीमार है और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए उसे तुरंत ही पकड़कर पागल खाने में डाल दिया जाता है। तब डोंग अपनी माँ को आखिरी बार गले लगाती है और हमेशा के लिए उसे पागल खाने में छोड़कर चली जाती है। वही दूसरी तरफ हम जिन की माँ को देखते हैं जो कैंग के हस्बैंड की धमकियों को सीरियसली नहीं लेती। तब कैंग का हस्बैंड जिन की माँ के घर के आसपास घूमने लगा ताकि उसे देखकर जिन की माँ डर जाए, और होता भी ऐसा ही है। उसे अपने घर के आसपास देखकर जिन की माँ काफी घबरा गई क्योंकि उसके पास सूही के कातिल की इन्फॉर्मेशन थी। इसीलिए अब जिन की माँ के पास ब्लैकमेलर को पैसे देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो पैसों का बैग तैयार करती है और कैंग के हस्बैंड को कॉल करके मिलने बुलाती है। अब कैंग का हस्बैंड बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसके पास काफी सारा पैसा आने वाला है। वही दूसरी तरफ जिन की माँ पुलिस वाले को कॉल करके कहती है कि उसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, इसीलिए उन्हें मिलना होगा। अब रात होने पर जिन की माँ कैंग के हस्बैंड को पैसे देने के लिए निकली। तब उसके साथ पुलिस वाला भी कार में था, इसीलिए वो अपनी कार का गैस सिलेंडर ऑन करती है और स्पीड को 2 गुना बढ़ा देती है। तब पुलिस वाला उसे कार रोकने कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जिन की माँ ने कैंग के हस्बैंड को जानबूझकर कार से उड़ा दिया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कैंग के हस्बैंड का चेहरा देखकर पुलिस वाला भी समझ गया कि जिन की माँ ने उसे जानबूझकर मारा है, इसीलिए पुलिस वाला उस पर चिल्लाने लगा। लेकिन अब इस मर्डर में पुलिस वाला ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व था, इसीलिए जिन की माँ पुलिस वाले को धमकाती है कि
उसने मियोन के मर्डर केस से उसकी बेटी जिन को नहीं बचाया तो वो पुलिस वाले को फंसा देगी। उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि जिन के यूनिफॉर्म पर लगा नेम टैग भी जिन की माँ के पास है, जो उस पुलिस वाले ने ही दिया था ताकि जिन सूही के मर्डर केस में ना फंसे। वही कैंग अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखने के बाद बहुत रोती है, लेकिन उसके आंसू हस्बैंड की मौत के लिए नहीं बल्कि वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि अब उसे अपने हस्बैंड का टॉर्चर सहना नहीं पड़ेगा। वही दूसरी तरफ जिन की माँ को तुरंत ही बेल मिल गई थी, क्योंकि उस पुलिस वाले ने उस केस को एक एक्सीडेंट में बदल दिया था। लेकिन कैंग के हस्बैंड को जान से मारने के बाद जिन की माँ किसी से बात नहीं करती और हमेशा उदास रहती है। इसीलिए जिन अपनी माँ को सबसे दूर एक शामन मतलब तांत्रिक के पास ले जाती है ताकि वो उसकी माँ का रूहानी इलाज करा सके। तभी अचानक उस शामन की बॉडी में सूही की आत्मा आ गई, जिसके बाद वो शामन जिन को बताती है कि कैसे उसने सूही को टॉर्चर किया था। तब कहानी 20 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि उस दिन इत्तेफाक से सूही और जिन ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। तब जिन सूही को सबके सामने कपड़े उतारने कहती है, लेकिन सूही ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो इतने लोगों के सामने कपड़े नहीं उतार सकती थी। इसीलिए जिन बेचारी सूही को टॉर्चर करने लगी और उसे स्कूल की बिल्डिंग की छत पर ले गई और बर्फीले तूफान में सूही को कपड़े उतारने के लिए उससे जोर जबरदस्ती करने लगी। तब सूही उससे दया की भीख मांगती है और उसे वहाँ से जाने देने कहती है, लेकिन जिन ने ठान लिया था कि वो सूही को जाने नहीं देगी क्योंकि जिन को ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। तब जिन अपना लाइटर निकालती है और सूही के कपड़ों में आग लगा देती है। तब खींचातानी में सूही के हाथ में जिन के यूनिफॉर्म का नेम टैग आ गया, जिसके बाद जिन ने सूही को छत पर से धक्का दे दिया और बेचारी सूही नीचे गिरकर मर गई। उस समय डोंग उसी बिल्डिंग के नीचे बैठकर स्कूल छोड़ने के लिए एप्लीकेशन बना रही थी, क्योंकि वो भी जिन और उसके दोस्तों से तंग आ चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने सूही के चिल्लाने की आवाज सुनी, उसने देखा कि कैसे जिन ने सूही को छत से गिराकर मार दिया। मतलब डोंग एक लौती आई विटनेस थी जिसने जिन को सूही का मर्डर करते हुए देखा था, जिसके बाद उसने हाई स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया। वही सूही को मारने के बाद जिन काफी घबरा गई, इसीलिए वो अपनी माँ को कॉल करती है। तब उसकी माँ जिन को वहाँ से भागने कहती है, क्योंकि उसे पता था कि उसका हायर किया हुआ पुलिस वाला सब कुछ संभाल लेगा। इसीलिए जिन वहाँ से तुरंत भाग गई। तब डोंग सूही की लाश के पास जाती है। वहाँ उसे जिन के यूनिफॉर्म का नेम टैग मिलता है, जिसे वो एविडेंस के तौर पर चुपके से पुलिस स्टेशन के कंप्लेन बॉक्स में डाल देती है। लेकिन पुलिस वाले पैसे खाकर वो एविडेंस जिन की माँ के हाथ में दे देते हैं और सूही के मर्डर को सुसाइड में बदलकर केस को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। अब शामन की बातें सुनकर जिन के होश उड़ गए, क्योंकि ये सारी बातें जिन और उसकी माँ के अलावा कोई नहीं जानता था। इतना सब बोलने के बाद वो शामन जमीन पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। ये देखकर जिन काफी घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वहाँ डोंग भी थी और ये सब सुनने के बाद वो भी काफी चौंक गई थी। उधर जिन भागती हुई अपने हस्बैंड यंग के पास गई और उससे मदद मांगी। तब यंग जिन को दो में से एक रास्ता चुनने कहता है। पहला कि जिन अपनी सारी गलती मान ले, जिसके बाद वो जिन की मदद करेगा, और दूसरा वो यंग को डाइवोर्स दे दे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी औरत की मती मारी जाती है तो वो अपनी बर्बादी अपने हाथों से लिखती है। ठीक उसी तरह जिन भी यंग की बात मानकर उससे तलाक लेने का फैसला कर लेती है। उधर रात होने पर जिन की माँ अपने घर वापस आती है। तब उसने अपने घर के बाहर डोंग को देखा जो उसी का वेट कर रही थी। तब डोंग जिन की माँ को बताती है कि उसके पास प्रूफ है जिससे ये साबित हो जाएगा कि जिन की माँ ने जानबूझकर उस आदमी को अपनी कार से उड़ाया है और उसका मर्डर किया है, और अगर वो जेल नहीं जाना चाहती तो उसे अपनी बेटी के 20 साल पुराने यूनिफॉर्म का नेम टैग देना होगा जो डोंग को सूही की लाश के पास मिला था। इतना बोलकर डोंग वहाँ से चली गई। अगले दिन हम सारा को देखते हैं जो जेल से बाहर आई और जिन से बदला लेने के लिए वो एक वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट करती है जिसमें जिन सूही को बुरी तरह बुली कर रही थी। अब जैसे ही जिन अपने जॉब पर पहुंची तब पूरा स्टाफ उसे अजीब तरह से देखने लगा और उसे पता चला कि सभी को उसके बुली वाले सीक्रेट का पता चल गया। इसीलिए उसे तुरंत अपने जॉब से रिजाइन करना पड़ता है। यहाँ तक कि जिन की बेटी को भी अपनी माँ की सच्चाई पता चल गई थी और अब वो अपनी माँ जिन से नफरत करने लगी थी। जिन समझ गई थी कि उसे जल्दी ही कुछ करना होगा वरना वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इसीलिए जिन अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और अपनी गलती मानते हुए बताती है कि उसने सूही को बुली जरूर किया था, लेकिन उसने सूही की जान नहीं ली बल्कि उसने सुसाइड किया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और इतने सालों से जिन ने ये सीक्रेट छुपा कर रखा था ताकि मरने के बाद भी सूही की बदनामी ना हो। वही मियोंग के फ्यूनरल पर फिर से सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं। तब चोई सारा को एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो मियोंग के साथ इंटीमेट हो रही थी। तब सारा को लगता है कि उसने ही जिन को इंटरनेट पर एक्सपोज किया था, इसीलिए जिन ने उसका प्राइवेट वीडियो लीक कर दिया। इतने में जिन भी वहाँ पहुँच गई। तब सारा उठकर जिन के पास गई और उसे बुरी तरह पीटने लगी। तब चोई भी जिन को पीटते हुए देखना चाहती थी। तब चोई उनके पास आकर दोनों को ताना मारते हुए कहती है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को धोखा दिया, वही दूसरे ने खुद को बचाने के लिए मरी हुई लड़की की प्रेगनेंसी के बारे में सबको बता दिया। ये सुनकर सारा तुरंत ही समझ गई कि इन सब के पीछे चोई का हाथ है और
और वो उन दोनों को लड़ा रही है। इसीलिए सारा अपने बालों में से हेयर पिन निकालती है और चोई के गले में घुसा देती है। तब सारा को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। वही चोई को टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जिस वजह से चोई की जान तो बच गई, लेकिन अब वो हमेशा के लिए बोल नहीं सकती। इसीलिए जून जो उससे शादी करने वाला था वो भी चोई से ब्रेकअप कर लेता है। आगे जून जू के पास जाता है और उससे सूही की ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में पूछता है, लेकिन जू उसे कुछ नहीं बताता। तब हम सूही की ऑटोप्सी रिपोर्ट देखते हैं और हमें पता चलता है कि सूही सच में प्रेग्नेंट थी। दरअसल डोंग को सूही की प्रेगनेंसी के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसे लग रहा था कि ये सब मियोंग की वजह से हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि जून ने ही सूही को प्रेग्नेंट किया था। आगे जून यंग की माँ मतलब जिन की सास से मिलता है और उसे बताता है कि वो बच्ची यंग की नहीं बल्कि उसकी है, इसीलिए वो यंग की माँ को बच्ची की कस्टडी उसे देने कहता है। इसीलिए यंग की माँ उसे कॉल लगाती है, लेकिन यंग का फोन बंद था। तब हम देखते हैं यंग अपनी बच्ची को एब्रोड लेकर जा रहा था, क्योंकि बच्ची भी यंग को ही अपना पिता मानती थी और यंग भी उसे ही अपनी बेटी मानता है। उधर पुलिस वाले यंग की मौत की इन्वेस्टिगेशन करते हुए डोंग के पास पहुंच गए, क्योंकि उन्हें यंग के डिवाइस में एक ईमेल मिला है जो यंग ने ही उसे भेजा था और वो ईमेल सूही के बारे में था। तब डोंग कहती है कि ऑफिसर को एविडेंस रूम में जाकर लाइटर को चेक करना चाहिए, जो पुलिस वालों को सूही की डेड बॉडी के पास मिला था। तब पुलिस ऑफिसर लाइटर को टेस्ट करने के लिए भेजता है और उसे पता चला कि उस लाइटर पर जो डीएनए मिला है वही सेम डीएनए मियोन की डेड बॉडी से भी मिला है। मतलब पुलिस को अब एक बात तो समझ में आ गई थी कि सूही ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका खून हुआ था और सूही के कातिल ने ही मियोन को भी मारा है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनकी माँ ने खुद को बचाने के लिए जिनके यूनिफॉर्म का नेम टैग डोंग को दे देती है और तभी वहाँ जिन भी पहुँच गई और उसने अपनी माँ को एविडेंस देते हुए देख लिया। और यहाँ हमें पता चला कि ये प्लान भी डोंग का ही था कि ये सब जिन के सामने होना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि जब अपनी खुद की माँ धोखा देती है तो कैसा लगता है, क्योंकि डोंग की माँ ने भी जिन की वजह से कई बार उसे धोखा दिया था। इतना सब होने के बाद जिन की दिमागी हालत खराब होने लगी। तभी जिन के फोन पर एक वीडियो आता है जिसमें वो बोतल थी जिससे जिन ने मियोंग को मारा था, लेकिन अब वो बोतल अपनी ओरिजिनल जगह पर रखी हुई थी। तब जिन के दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया और वो तुरंत ही क्राइम सीन पर पहुंच गई। उस समय पुलिस वाले उस जगह की छानबीन कर रहे थे और उन्हें पता चल गया कि जिन ने ही मियोंग को मारा है, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जिन के जेल जाने के बाद यंग ने भी डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया और जिन से हमेशा के लिए आजाद हो गया। वही दूसरी तरफ कैंग भी कोर्ट में बता देती है कि उसके हस्बैंड ने जिन की माँ को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया था और इसीलिए जिन की माँ ने उसे जानबूझकर अपनी कार से कुचल दिया, जिसके बाद जिन की माँ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वही दूसरी तरफ डोंग चोई से मिलने हॉस्पिटल जाती है और कहती है कि चोई के पास जून से बदला लेने का एक मौका है, क्योंकि जून ने उसके बुरे वक्त में उससे ब्रेकअप कर लिया था। इसीलिए चोई डोंग की बात मान गई, जिसके बाद डोंग चोई को एक इंजेक्शन देती है और उसे इशारे में बताया कि उसका कुछ सामान जून के घर पर रह गया था, इसीलिए वो अपना सामान लेने आई है। तब जून भी उसे अंदर आने देता है। अब आपको याद होगा कि जून बचपन से ही कलर ब्लाइंड था, जिसके लिए वो अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालता है। चोई उसके घर में जाकर उस आई ड्रॉप में डोंग का दिया हुआ इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है। वही जून को लगता है कि अब सब ठीक हो गया, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेने उसकी स्कूल जाता है, जहाँ उसे पता चला कि बच्ची अब्रॉड चली गई। जून को पता था कि ये काम यंग का ही है, इसीलिए वो यंग को कॉल लगाता है, लेकिन यंग का फोन अब भी बंद था। इसीलिए वो जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ यंग को रोकने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी आंखों में प्रॉब्लम होने लगी, इसीलिए वो अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालता है। लेकिन इससे जून की आंखों में और ज्यादा तकलीफ होने लगी और उसका ध्यान ड्राइविंग पर से हट गया। तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जून की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन डोंग जिन से मिलने जेल पहुंच गई। वो जिन का मजाक बनाती है क्योंकि डोंग जो चाहती थी उसने वो कर दिया। ये देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है। तब डोंग जिन को एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती है कि मियोन को जिन ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल मियोन के सिर पर बोतल मारने के बाद जिन बाहर भाग गई और अपने हायर किए हुए पुलिस वाले को कॉल करके मियोन की लाश को ठिकाने लगाने को कहा, लेकिन जिन के वहाँ से बाहर निकलने के बाद मियोंग होश में आ गया था। तब वहाँ मियोंग के स्टोर में काम करने वाली एक लड़की भी पहुँच गई थी और उसने देखा कि मियोंग बुरी तरह घायल है और वो उसे मदद के लिए आवाज लगा रहा है। तब वो लड़की वही बोतल उठाकर फिर से मियोंग के सिर पर मारती है और यहाँ हमें पता चलता है कि हाई स्कूल में मियोंग ने उसे भी काफी ज्यादा परेशान किया था और उसे भी मियोंग से बदला लेना था। लेकिन मियोंग के मरने के बाद वो लड़की बोतल लेकर वहाँ से भाग गई, जिसके बाद उस लड़की ने डोंग से मदद मांगी। तब डोंग ने उससे वो बोतल ले ली और वापस उस जगह पर रख दिया जहाँ मियोंग के मरने से पहले वो बोतल रखी थी। जिसके बाद डोंग ने बोतल का वीडियो बनाकर जिन को सेंड कर दिया, जिस वजह से जिन क्राइम
सीन पर पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। जिन को पता चला कि उसे डोंग ने फंसाया है, लेकिन उसके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। कहानी में आगे हम देखते हैं जिन को जेल में बुली करने के लिए उसके सेलमेट उसे वेदर रिपोर्ट सुनाने कहते हैं। तब जिन जल्दी से खड़ी होकर रिपोर्टिंग करना शुरू कर देती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वही डोंग का बदला पूरा हो गया था और सारे बुलीज को उनके किए की सजा मिल गई थी। आगे डोंग जिन की मेड कैंग को काफी सारे पैसे देती है और उसे अपनी जिंदगी ऐशो आराम के साथ जीने कहती है। तब कैंग भी रोने लगी क्योंकि उसे डोंग के साथ काम करके काफी कुछ सीखने को मिला था। इसके बाद डोंग जियो को पहली बार समुद्र किनारे डेट पर बुलाती है, जहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं और काफी सारी बातें करते हैं उस रात डोंग पहली बार खुलकर हंसती है, जिसके बाद डोंग जियो को बियर लाने भेजती है। लेकिन जैसे ही जियो बियर शॉप पर पहुंचा तब डोंग उसे कॉल करके बताती है कि वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से जा रही है। ये सुनकर जियो उदास हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि अब डोंग हमेशा उसके साथ रहेगी। आगे हम डोंग को देखते हैं जो अपनी स्कूल की छत पर खड़ी थी और वहां से कूदकर अपनी जान देने वाली थी क्योंकि अब उसका मकसद पूरा हो चुका था, इसीलिए अब वो खुद को खत्म करने जा रही थी। तब डोंग बस कूदने ही वाली थी, तभी पीछे से कोई उसे आवाज देता है। दरअसल वो जियो की माँ थी जो डोंग को ऐसा करने से रोकने आई थी। जियो की माँ डोंग से मदद मांगती है और बताती है कि डोंग ही है जो जियो को पागल होने से बचा सकती है। और तब हम फ्लैशबैक में जियो का पास देखते हैं। दरअसल एक दिन एक घायल खूनी को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन कोई भी उसकी जान नहीं बचाना चाहता था क्योंकि वो एक खूनी था। लेकिन जियो के पिता उसका ऑपरेशन करने मान जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन होते ही उस खूनी ने बिना वजह जियो के पिता को जान से मार दिया और ये सब जियो की आंखों के सामने हुआ था। जिसके बाद उस खूनी को पकड़ लिया गया, लेकिन जियो के पिता को मारने के बाद वो हंसने लगा मानो उसे किसी तरह का सुकून मिला हो। जिसके बाद कोर्ट ने उस मर्डरर को उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन जियो के लिए इतना काफी नहीं था क्योंकि जियो अपने पिता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उस खूनी से बदला लेना चाहता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जियो के लिए इससे भी बुरा तो तब हुआ कि जब उस मर्डरर के जेल से लेटर आने लगे और हर लेटर में वो यही लिखता था कि उसे जियो के पिता को मारकर कितना सुकून मिला है। कई साल से वो लेटर जियो ने अपनी माँ से छुपा कर रखा था और अकेले ही सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन जब से वो डोंग से मिला था तब से वो खुश रहने लगा। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। जियो की माँ की बातें सुनकर डोंग डिसाइड करती है कि वो जियो की मदद करेगी, इसीलिए वो हमेशा की तरह टेम्पल गई ताकि वो चोई की होने वाली साथ से मिल सके क्योंकि उस औरत का बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड था। इसीलिए डोंग टेम्पल में एज अ वॉलंटियर काम करने लगी, जिससे डोंग ने चोई की कभी ना होने वाली सास का दिल जीत लिया। जिसके बाद डोंग उससे कहती है कि वो उस मर्डरर को कोरिया के सबसे खतरनाक प्रिजन में ट्रांसफर कर दे। तब वो लेडी भी डोंग की बात मान जाती है। जिसके बाद डोंग कुछ गुंडों को पैसे देकर उन्हें जेल में जाने कहती है। तब वो लोग जेल में जाकर डोंग के कहने पर मर्डरर को बुरी तरह मारते हैं। जिसके बाद उस मर्डरर को दूसरे जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तब डोंग उस जेल में वॉलंटियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर लग जाती है और जियो वहाँ प्रिजन डॉक्टर के तौर पर ज्वाइन कर लेता है। तब वो मर्डरर उस जेल में जियो को देखकर समझ गया कि जरूर उसके साथ बुरा होने वाला है और वो जेल से भाग भी नहीं सकता। तभी हम कैंग को देखते हैं जिसे डोंग का मैसेज आता है और वो एक बार फिर कैंग को अपने साथ काम करने कहती है। तब कैंग पूरा मेकअप करके तैयार होती है। वही डोंग और जियो भी उस मर्डरर से बदला लेने पूरी तरह तैयार थे और यहीं पर ये कहानी भी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।